देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ चेंज। केमिकल डाई फेड हो जाता है और नेचुरल डाई और रिच हो जाता है। वाह। अगर आप इस काम को कर ले गए तो आप सैकड़ों लाइफ बचा लोगे, पर्यावरण के बहुत से नुकसान बचा लोगे और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत भला करोगे। वो बात समझ में आते ही हमें नेचुरल डाई से प्यार हो गया। और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में किसी भी ब्रांड का, वो डीजल हो, पेपे हो, रैंगलर हो, और किसी भी मुल्क में अगर आपको नेचुरल डाइड इंडिगो का कोई प्रोडक्ट मिलता है तो देयर आर 80% चांसेस कि वो मेरे प्रोडक्ट से बने। हम लोग, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही फ्रेमवर्क है, तो कुछ ऐसा फ्रेमवर्क दीजिए कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं, वो आपके इस मॉडल को फॉलो करते हुए कैसे सक्सेस पाएंगे। टेक्सटाइल की कोई टर्म मुझे नहीं पता थी, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट मेरे पास नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस शेड थे कुछ। वो एंकरिंग की आदत थी, आउटस्पोकन थे ही, तो एक देखा एक अच्छा बंदा जिसके पीछे काफी लोग हैं, उसको जाके हेलो कर लिया। थोड़ा सा ऐसे हुआ कि नो रिएक्टिव, नो एसिड, नो बेसिक, नो डायरेक्ट, ओनली नेचुरल डाई। आई सेड यस, ओनली नेचुरल डाई। ओके, आई एम स्टेइंग इन होटल प्रेसिडेंट, मीट मी टुमारो मॉर्निंग। उसने मुझे टाइम दे दिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी, फ्लाइंग लाइक। और डाइस जाने के हफ्ते 10 दिन बाद जब फैक्स से पूछा तो उसने जवाब दिया, भैया इसमें तो कलर ही नहीं आ रहा है। उनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए आप नेचुरल डाई क्यों लेते हो? And like, it's your business and still you're saying why you buy. You should say or more you buy, and that's fine, but I need to know the reason. बड़े बड़े कारपेट एक्सपोर्टर्स होंगे इंडिया के या वर्ल्ड के, इनको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होगा, बट उसने मुझे जवाब दिया एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिप्लाई। तो ये उस सवाल का जब मुझे जवाब मिला तो मुझे लगा कारपेट इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है। जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कैश का चर्निंग है वो भी कम होने लग गया। तो जहाँ शुरुआत 20 एम्प्लॉइज से हुई थी वो घट के 6 रह गए। एक स्टेज ऐसी आई कि हमारा एक फेस भी काट दिया क्योंकि बिजली का बिल नहीं पे कर सके। अरे तुम ऊन रंग सकते हो तो बाल क्यों नहीं रंग सकते? देन वी वेंट इनटू दिस डिटेल एंड जो आज वेजिटल बायो कलर है हमने उसको एस्टेब्लिश करके 2005 में उनको दिया एंड दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीपीडी फ्री हेयर कलर इन डार्क कलर्स। वर्ल्ड का पहला। इंडिगो में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से मैंने बता दिया, बिकॉज इंडिगो एक ऐसा कलर था जिसमें हमें सीधा सीधा कंपटीशन केमिकल इंडिगो से था। और आज की पोजीशन में वर्ल्ड की टॉप 20 डेनिम प्रोड्यूसर्स में से 12 मेरे कस्टमर्स हैं। अच्छा। एंड वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ नेचुरल इंडिगो इन द वर्ल्ड। आपके प्रॉफिट का कितना % रिसर्च में जाता है? एक्चुअली वी डोंट काउंट ऑन परसेंटेजेस, वी काउंट विद द मिशन। सो इट मे बी समटाइम 12%, समटाइम 8%, समटाइम 20%। बट नेचुरल डाई की ब्यूटी ये है कि जितना ये बढ़ेगा उतना वो सोशल वर्क भी बढ़ेगा। हम इसको अलग ही नहीं कर सकते। इसके लिए सर बहुत अच्छा टर्म एक है, शुभ लाभ। इन्वायरमेंट का भी भला हो रहा है, एक आप रोजगार भी डेवलप कर रहे हैं और बड़ा सस्टेनेबल है ये। बट कहानी यहाँ अधूरी है अगर मैं उसकी पाथवे आपको ना सुनाऊं तो। यावर सर, आपका स्वागत है। हम आपकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू सो मच गौरव जी, इट्स ग्रेट टू बी हेयर विद यू। मेरी शुरुआत, मेरी पैदाइश ग्वालियर शहर में हुई थी। मेरे फादर वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे एज ए लॉयर, बिकॉज हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ काफ़ी सारे लॉ वाले लोग मौजूद थे। मेरे दादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे इंजीनियर थे, आज भी वहाँ तिगरा डैम जो बना हुआ है उनका नाम लिखा है, उन्होंने बनाया था। मेरे ताऊजी वकालत करते थे लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए। मध्य भारत जब बना 1949 में तो सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर वही थे और ग्वालियर से थे। और उस समय उनके पास, मुझे जो किस्सा सुनने को मिलता है मेरे माँ बाप से, उनके पास डालडा का परमिट लेने के लिए एक कंपनी आई थी और वो उस समय 25,000 रुपये ऑफर कर रही थी रिश्वत की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। दैट्स माई DNA। उस वक्त 25,000, उस समय 25,000 कर रहे थे। दैट्स माई DNA कि हमारे फैमिली ने हमेशा बहुत अच्छी पोजीशंस ली लेकिन कभी भी कोई फाइनेंशियली उस पोजीशन पे नहीं आ पाएगा फ्री हैंड से खर्चा कर सके। मेरे फादर का एलिवेशन 1984 में एज ए हाई कोर्ट जज हुआ। ही वॉज असाइंड एज जम्मू एंड कश्मीर जज, तो हम लोग उनके साथ में जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। 1988 में मेरा एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में अकोला में, महाराष्ट्र में। उस समय मेरे फादर की आमदनी इतनी थी कि हम लोग जब खर्च कुछ बताते थे कि भाई एक हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, कहते थे यार ज़रा अगले महीने देखेंगे। तो हमें नहीं रियलाइज़ होता था कितनी इनकम है क्या है, बिकॉज हमारे पास बड़ा सा घर था, हमारे पास 5 गार्ड होते थे, हमारे पास 3 घर पे काम करने वाले कुक होते थे, घर में काफ़ी चीज़ें, सब्जियां, अनाज था। घर इतना बड़ा था कि वहाँ हम क्रिकेट भी खेलते थे और बैडमिंटन भी खेलते थे।
हमारे दोस्त भी आके खेला करते थे और हमारे यहाँ कभी लाइट नहीं जाती थी, बिकॉज जम्मू में उस समय ये लाइट आना बड़ी लग्जरी थी, बट हमारे यहाँ पूरे टाइम लाइट आती थी। तो हम उस घर में रहते थे लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम उतना नहीं था। 89 में मेरे फादर की डेथ हो गई एंड आई वॉज जस्ट इन फर्स्ट ईयर, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, उस समय उनकी डेथ हो गई। और जब उनकी डेथ हुई और हमारी फैमिली वापस ग्वालियर माइग्रेट हुई, उस समय क्योंकि उनके मेरे फादर की जब डेथ हुई तब उनकी तनख्वाह 9,200 रुपये थी। ये मुझे उस वक्त पता लगा जब मैं उनका फॉर्म भर रहा था। फिर एक फैमिली पेंशन सेंक्शन हुई जो कि 1,250 रुपये थी। कुछ फादर की सेविंग्स थी, उस ज़माने में UTI और इसी सब में इन्वेस्टमेंट होता था, तो वो मंथली इनकम के चेक आते थे। तो वो चेक की आमदनी और वो पेंशन की आमदनी मिला के करीब 3,000 रुपये की मेरे घर की इनकम थी। घर अपना था ग्वालियर में, और उसी साल मेरे छोटे भाई का एडमिशन जम्मू मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब मैं अकोला में पढ़ता था, मेरा अपना खर्चा 1,000-1,200 रुपये का था महीने का, और मेरा भाई जो जम्मू में पढ़ता था उसका भी ज़ाहिर खर्चा था, हालांकि कुछ दिन वो अपने दोस्तों के साथ गुजारे, फिर भी हॉस्टल में जाना ही था। तो अब हमारे पास बड़े चैलेंजेस थे, कैसे इसको मीट आउट करें। तो अकोला में मैंने कॉलेज में एक मरतबा ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट किया एज ए एंकर। अच्छा। तो जब मैंने एज ए एंकर कंडक्ट किया तो कई कॉलेजेस के बच्चे थे, कई कॉलेजेस के ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको वो बड़ा पसंद आया। और एक LRT कॉलेज था, उस LRT कॉलेज में मुझे बुलाया गया कि भाई आप हमारा प्रोग्राम कंडक्ट करो। मेरे मुंह से निकल गया, कितने पैसे दोगे? सीधी बात। तो कहने लगे साहब हम 300 रुपये देंगे आपको और खाना खिलाएंगे, और आप जितना चाहो पी सकते हो। होगा सर। हाँ, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई बढ़िया है। तो जब हमारा महीने का खर्चा 1,200 है, 300 रुपये करने में हमें 40% 30% मिल रहा है, वाई नॉट टू डू दैट। तो हम गए और हमारे दोस्त भी गए, और उस ज़माने में आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ में पीने वाले खाने वाले तो साथ लग ही जाते हैं, कह रहे थे खाना तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे एक दूसरे एरिए की, जहाँ पे मैं ऑर्केस्ट्रास किया करता था। मैं जोक्स बड़े अच्छे सुनाता था, कुछ शायरी भी कर लिया करता था, जिससे कि ऑर्केस्ट्रा के उस एंकरिंग में कुछ चार चांद लग जाते थे और लोगों को सुनने में मज़ा आता था। और कुछ ऐसा था कि LRT कॉलेज जिसमें मैं गया था, उस कॉलेज में जब मैं रिहर्सल में जाता था तो लोग बैठे होते थे, लेकिन मुझे पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मैं तैयार होकर पहुंचा, तो वो एक मिस्टर ढगे थे जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, वो कहने लगे भैया आप चिंता मत करना, अपनी पूरी तैयारी, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। मैंने पूरी तैयारी, मुझे पता है स्टेज पे क्या होना है, तैयारी कैसी? मतलब सर कम से कम 25 हॉकियाँ हैं, 20 तलवारें हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने कहा भैया ये तैयारी काहे की है? तो कहने लगे सर यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा है, गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ तो हमेशा लड़ाई होती है। मैंने कहा बाप रे, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया यार। बट फिर भी कमिटमेंट था, हम गए स्टेज पे। और स्टेज पे जाने के बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद में वहाँ और जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, जो भी कुछ हुआ, लोगों का इंटरेस्ट इतना जागा कि वो शो बगैर लड़ाई के ख़त्म हो गया। वाह। एंड इट वाज इन माय लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब मैं स्टेज से उतर के, उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था बॉम्बे का आर्टिस्ट, सॉरी मैं ये बताना भूल गया। अच्छा। बॉम्बे से कोई आर्टिस्ट हमने बुलाया है, उसको मुझे इस तरह से प्रेजेंट किया था। मैं जब स्टेज से उतर के गेट तक पहुंचा हूँ, पहली मर्तबा मैंने ऑटोग्राफ वहाँ दिए। एंड ये स्टूडेंट लाइफ में चालू हो गया था। स्टूडेंट लाइफ में ये कम से कम मुझे 25-30 मैंने फोटो ऑटोग्राफ दिए, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, आई एंजॉयड इट एंड आई अर्नड। उसके बाद धीरे धीरे जो मेरी लैंग्वेज की वजह से या मेरी शायरी की वजह से या मेरे गेटअप की वजह से जैसे भी चीज़ें पॉपुलर होती चली गई, मैंने कंचन बाबला के साथ भी शो किया। कंचन बाबला जिन्होंने लैला में लैला गाया था, बड़ा भारी सॉन्ग था वो, जो कुर्बानी फिल्म का गाना था, उनका शो था अकोला में, एंड उनकी एंकरिंग मैंने की। फिर एक प्रोग्राम में शिल्पा शिरोडकर एक आर्टिस्ट हुआ करती थी, वो एज ए डांसर थी वहाँ पे, और ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले काफ़ी बॉम्बे के आर्टिस्ट थे, लेकिन एंकरिंग मैंने की। फिर मिस विदर्भा कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें कि पूरे नागपुर टेलीविज़न पर, उस समय में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, नागपुर टेलीविज़न पर लाइव दिखाया गया था, उसको मैंने पूरा एंकरिंग किया। एंड इस तरह से और मुझे घरों के ऑर्केस्ट्रास के भी मिलने लगे, भाई हमारे यहाँ शादी है, ऑर्केस्ट्रा है, आ जाओ। तो वो मेरी एक सेकंड पार्ट ऑफ अर्निंग मैंने शुरू की। और उसके बाद एक मर्तबा मेरा एक जानने वाले थे, उनका फ्रूट्स का बिज़नेस था, उनका फ़ोन आया कि भाई आप ग्वालियर में रहते हैं, और ग्वालियर में उस ज़माने में ट्रक की कुछ स्ट्राइक हो गई थी जी। तो उन्होंने बताया कि ट्रक्स की स्ट्राइक की वजह से आम ग्वालियर नहीं पहुँच पाए, गुड़ियत्तम से बहुत सारे आम आ रहे हैं, ग्वालियर बिकवा दो यार, 2-4 ट्रक दे देता हूँ तुम्हें। मैंने भैया पैसा नहीं है हमारे पास। कहना हम आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, आपको क्रेडिट देंगे, आप वहाँ बिकवा दीजिए, पैसे कमा लीजिए। तो हमने आमों का काम शुरू कर दिया। तो सर ये बिजनेस पढ़ाई के साथ चालू हो, पढ़ाई के साथ चालू हो गया। हालांकि आमों में कभी लॉस कभी फायदा, तो वो हमें सुनाते थे साहब सीजन पे आप 25 ट्रक बेच लो, आप एंड में अच्छा खासा कमा लोगे। तो क्योंकि पैसा नहीं लग रहा था, मैंने कहा चाहे जितने भेज दो, बेचने वाला वो है, तुम भेजने वाले हो, हम कर लेंगे। तो वहाँ से हमने कुछ और किया। फिर एक
इंडस्ट्री थी जो कि विस्फोटक कुछ चीज़ें बनाती थी वहाँ पे, नेल्को करके कानपुर में। मेरे दोस्त का एक फ्रेंड वहाँ था, तो वहाँ हम लकड़ी का बुरादा सप्लाई करने लगे। अच्छा, तो ये बिजनेसेस हमने स्टूडेंट लाइफ में की। तो बहरहाल जितना भी कमाया ईमानदारी से और अच्छे से कमाया। और स्टूडेंट लाइफ के बाद जो मेरी पहली जॉब मुझे मिली किर्लोस्कर में मिली। इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि इतना ऑर्केस्ट्रा में जब आप कर रहे थे तो आपको ये नहीं लगा कि मुंबई जाना चाहिए? देखिए, मेरे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उस वक्त बहुत कम थी, बिकॉज मेरे पास फैमिली की जिम्मेदारियां थी। मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे, और दूसरी चीज़ ये था कि भाई जो फैमिली ने मुझे में इन्वेस्ट किया है, आई शुड गिव रिटर्न फ्रॉम हेयर, एंड देन कम्स एनीथिंग एल्स। तो उस पर मैंने कभी कोशिश नहीं की कि बॉम्बे जाना पड़ा। मैं तो शायद अकोला के स्टे में बॉम्बे गया ही नहीं। बॉम्बे जाना तो उसके बाद शुरू हुआ। और उस ज़माने में जो मैं, ये ज़रूर है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज मेरे जो दोस्त उस कॉलेज के मिलते हैं, वो कहते हैं भाई तेरा जो जोक्स थे वो वैसे होते थे जैसे आज मुझे सुनने को मिलते हैं टेलीविजन, स्टैंड अप कॉमेडियन के जो आज इतना ज़्यादा वो हो गया है। तो वो हम उस ज़माने में बोलते थे यार क्या पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन आज वो ट्रेंड था। तो यू हैड दैट विजन एट दैट टाइम। तो मैंने कहा भाई जो भी कुछ था कर लिया। तो उसके बाद जब मेरी पहली जॉब लगी किर्लोस्कर में, तो जॉब हमको लगी 2000 रुपये महीने की जॉब थी, क्योंकि उस समय इतना ही था। आई एम टॉकिंग ऑफ 93। बट दिमाग में यही था कि बिजनेस करना है, क्योंकि हमें ईमानदारी से कमाना है और अच्छा कमाना है। सर ये सब वहाँ से आया जब आप कपड़े के बारे में सोचते हैं तो उसको अगले महीने टाल दिया जाता था? हाँ, ये आया कि भाई हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, पैसा सिर्फ ईमानदारी से ही आता है। तो हमको एक ऐसा सोर्स चाहिए कि एक तो हम अपने भाइयों को सबको वो स्टेटस दे सकें जैसा कि डैडी ने छोड़ा था। एज ए हाईकोर्ट जज उन्होंने स्टेटस छोड़ा था, तो हम उनको वो दे सकें। और दूसरा, हम एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जहाँ पे छोटे छोटे खर्चों के लिए हमको हमारी फैमिली को रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े, जो आज ऊपर वाले करम में पोजीशन है। तो उस वक्त मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था एज ए सेल्स इंजीनियर इन किर्लोस्कर। मेरा एक दोस्त जो गारमेंट एक्सपोर्ट का काम करता है, अभी भी है, उसका मेरे पास फ़ोन आया, यार मेरे फादर मुझे एक बहुत ही बोरिंग प्रोग्राम में संडे को भेज रहे हैं, तू आजा, अपन साथ चलेंगे, वी विल हैव अ फ्री लंच। मैं चल बढ़िया यार, उस ज़माने में फ्री लंच वाज अ ग्रेट थिंग, और संडे को करना भी क्या था, हम चले गए उसके साथ साथ। जब वहाँ पहुँचे तो जेनेका करके एक कंपनी थी जो जर्मन की कंपनी थी। उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ डाइस थी जो बैन हुई थी, जिन्हें एजोडाइस के नाम से जाना जाता है। और वो एजोडाइस ये कहा जाता है कि वो अगर जिसमें पसीने के साथ बॉडी में चली जाएं तो कैंसर फॉर्म कर सकती हैं, और ऐसे केसेस जर्मन में डिटेक्ट हुए। तो जब वो डिटेक्ट हुए तो लोगों को ये लगा कि भाई इसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो उसके सब्स्टिट्यूट के लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढे, और फिर अब एक जेनेका ने एक डाई ऐसी बनाई जो कि एजोडाई नहीं थी। भी कहा यह जा रहा था कि 31 मार्च 1995 से के बाद कोई भी प्रोडक्ट जो एजोडाई से रंगा है जर्मन में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, और 31 अक्टूबर के बाद बेचा नहीं जा सकता। तो अब सारे एक्सपोर्टर्स को ज़रूरत थी एक ऐसी डाई स्टफ़ की जो कि एजो फ्री हो। तो वो जेनेका अपनी कंपनी का वो एजो फ्री डाई प्रेजेंट कर रहा था। साथ में उसने, जो भी उनका प्रेजेंटर था, उसने ये बताया कि इन डाइस को अभी सेफ समझा जा रहा है, बिकॉज हमने टेक्सटाइल के प्रोडक्ट में जो एक कल्टीवेशन से लेकर शर्ट आप तक जब पहुंचती है, 800 से ज़्यादा केमिकल हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं। हमने 100 करीब उस पर स्टडी किया है और 20 बैन कर दिए हैं। जो बचे हुए 700 या जो भी कुछ नंबर है, उसको अगर जब रिसर्च चल रही है अभी, पता नहीं कितने हैं जो बैन हो जाएंगे। तो आज जो आप केमिकल डाई यूज़ कर रहे हो एजो फ्री समझ के, वो आज के हिसाब से फ्री है, लेकिन आगे कितने नुकसानात करेगी आपको नहीं पता। बट अगर आप प्योरली ये समझना चाहते हैं कि सेफ डाई कौन सी है और क्या है, तो वो है नेचुरल डाई। लेकिन नेचुरल डाई ट्रेड नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उसने 36 प्रॉब्लम्स गिना दी कि सीजनल डिपेंडेंसी है, फास्टनेस की प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कॉस्टली होते हैं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि यार नेचुरल डाई एक अच्छा धंधा है। मेरी जीजा जी कि मेरी सिस्टर की मैरिज लखनऊ में हुई है, और भी मेरे रिलेशन लखनऊ में हैं, उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में एक प्लान है। और मुझे ये पता लगा है कि NBRI जो यहाँ का लखनऊ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने नेचुरल डाई की टेक्नोलॉजी को बनाया है। तो हम NBRI के पास पहुँचे, उन्होंने कहा आ जाओ चलते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट करने का सपोर्ट दिया, तो हमने कहा भाई चलो धंधा शुरू हो जाएगा। तो वहाँ गए NBRI में, तो NBRI में सही में एक डॉक्टर अंसारी थे जिन्होंने रिसर्च कर रखी थी, डॉक्टर फारूकी थे जिन्होंने रिसर्च कर रखी थी, और उन्होंने कहा कि भाई आई एम रेडी टू सपोर्ट यू विद फुल टेक्नोलॉजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी पता लगा नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बॉडी है, विकासदीप बिल्डिंग लखनऊ में उसका हेड ऑफिस होता था उस ज़माने में, उसको गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि भाई आप नेचुरल डाइस को हैंडलूम पे प्रमोट करो। कुछ उनको फंडिंग भी दी गई थी। तो उन्होंने कहा भाई हम खरीदने वाले हैं। तो जब ये हुआ, ये बनवाने में सपोर्ट कर देंगे, ये खरीदने में सपोर्ट कर देंगे, इन्वेस्टर भी अपने पास है, चलो भैया इससे अच्छी क्या बात हो सकती है।
तो 1995 में हमने ये काम शुरू किया, जगह ली 18 अगस्त 1995 को कंस्ट्रक्शन शुरू किया। उसी समय एक कोलोरामा करके एग्जीबिशन थी, जो कि केमेक्सिल करके एक बॉडी है, केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो एक एग्जीबिशन कर रही थी कोलोरामा करके। दैट वाज इन नवंबर। तो अभी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट तो था ही। तो उनसे हमने कहा भाई लैब लेवल पे कुछ अपने शेड वेड बना दीजिए, हम शेड कार्ड लेके चले जाते हैं। टेक्सटाइल की कोई टर्म मुझे नहीं पता थी, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट मेरे पास नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता था, बस शेड थे कुछ, और वो लेके मैं चला गया। वहाँ केमेक्सिल वालों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अपने स्टॉल पे जगह दे दी थोड़ी सी कि भाई एक टेबल पे तुम भैया रख के बैठ जाओ, और बाकी से ज़्यादा तुम्हें दे नहीं सकते। तो उन्होंने बेचारों ने मुझे दे दी, तो हम उस पर बैठ गए। अब वहाँ बैठे तो कस्टमर आए कि भाई क्या प्राइस है इसकी। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है क्या। अब भैया हमें तो प्राइस भी नहीं पता। तो हमारे बराबर से कोई और दूसरी इंडस्ट्री वाले थे, वो नेचुरल डाई पुश कर रहे थे। मैंने वहाँ कस्टमर बन के जाके उनकी प्राइस लिस्ट ली, बाहर फोटोकॉपियर के पास जाके उस प्राइस लिस्ट से अपनी प्राइस लिस्ट बनाई, थोड़े थोड़े पैसे बढ़ा के घटा के, जो समझ में आया किया, और अगले दिन मेरे पास प्राइस लिस्ट थी। ये जो आप धीरे धीरे करके रीइन्वेंट करते जा रहे हैं। तो वो प्राइस लिस्ट थी। अब मैंने प्राइस लिस्ट प्रेजेंट की, फिर मैंने देखा कि यार ये अंग्रेज बड़े आ रहे हैं, लेकिन अंग्रेज कोई हमारे स्टॉल पे आता ही नहीं। तो उसको मैंने कहा भैया नेचुरल डाई बेचते हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए। तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, कहने लगा नो रिएक्टिव, नो एसिड, नो बेसिक, नो डायरेक्ट, ओनली नेचुरल डाई। आई सेड यस, ओनली नेचुरल डाई। ओके, आई एम स्टेइंग इन होटल प्रेसिडेंट, मीट मी टुमारो मॉर्निंग। उसने मुझे टाइम दे दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, फ्लाइंग लाइक भैया अंग्रेज ने टाइम दे दिया, अब तो भैया अपना काम चल पड़ा, हो जाएगा। उसके पास पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे तो वो मिलने आया रिसेप्शन पे। उसने फिर मुझे बिठाया, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी ऑफ़र किया, और कहने लगा कितनी डाई बना लेते हो। तो उस वक्त की क्वांटिटी हमने बताई। कहने लगा सारी डाई मुझे चाहिए, एक्सक्लूसिविटी दो स्विट्ज़रलैंड की, तो बात करो। तो मैंने कहा सर अगर आप सारी डाई उठा लोगे तो हम तो वैसे ही एक्सक्लूसिव आप हो गए, हम पे बचेगी नहीं, हम बेचेंगे क्या। हम बेचेंगे। तो कहने लगा ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, तो आप सैंपल भिजवाओ। हमने अपने यहाँ से सैंपल बना के भिजवाए, वहाँ भिजवाए। इसके अलावा इटली की भी इंक्वायरी थी, यूएस की भी थी, चाइना की भी थी, 7 कंट्रीज़ की हमारे पास इंक्वायरीज थी। और उस ज़माने में फैक्स चला करता था, तो एक फैक्स भेजने के भी 100 रुपये लगते थे, और रिसीविंग के भी 100 रुपये लगते थे। ISD कनेक्शन बड़ा मुश्किल होता था, और काम कर रहे थे इंटरनेशनल। तो खैर वो डाइस हमने सबको सैम्पलिंग की, बड़े महंगे कोरियर हुआ करते थे। तो वो एक समय हमने ऐसा गुजारा कि आई हैड टू इन्वेस्ट माई फुल टाइम इन टू इट। और मैंने फिर वो R&D वाले जो हमारे साहब थे उनको पीछे कर दिया, क्योंकि उनकी कॉलर ऊंची रहती थी कि भाई हमें सब कुछ आता है, और हम उनसे ज़्यादा पूछ नहीं सकते थे, हमें कुछ सही में नहीं आता था उस समय। फिर हमने लैब में खड़े होकर काम किया, और उसमें कुछ लोग भी हमने एम्प्लॉय किए जो टेक्निकल सपोर्ट कर सके, जो आज भी मेरे पास हैं। तो उससे हमने धीरे धीरे करते हुए उस डाई से डाइंग प्रोसेस को इन्वेंट किया। हमें पहला ऑर्डर हाजी मंजूर आलम करके उन्नाव की फैक्ट्री थी, जहाँ से लेदर का इंडस्ट्री था, 40,000 रुपये का मिला, जो उस समय मेरे लिए काफ़ी था। और उनको हमने डाई दी, कॉफ़ी ब्राउन डाई का नाम था, मुझे आज भी याद है। और उनको हमने डाई बना कर दी, और उनसे जब पूछा कि भाई आपकी डाई का क्या परफॉर्मेंस है, तो कहने लगा भैया कोई रंग नहीं आता, वापस ले जाओ, पैसा भी नहीं दूंगा। अरे हमने भैया ये क्या हो गया। एक सेटबैक दूसरा। तो अब वो कहते हैं कि भाई आप आके देखिए क्या हुआ, हम तो उसी ड्रम में डाल रहे हैं जिसमें दूसरी डाइस डालती थी। मैंने कहा साहब हमने तो लेदर आपको रंगा हुआ दिखाया था। कहने लगा वो तो लैब में आपने दिखा दिया था। ठीक है साहब। अब वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के जब देखा तो उनके ड्रम के अंदर लोहे के बोल्ट लगे थे। अब लोहा एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल डाई से रिएक्ट करता है, उसको प्रेसिपिटेट करा के बाहर ही सेटल कर देता है। तो ये हुआ कि भाई अब ये तो नेचुरल डाइस में चल ही सकती, क्योंकि आपके ड्रम आप बदलोगे नहीं, स्टील के ड्रम आप लगाओगे नहीं, स्टील के बोल्ट आप लगाओगे नहीं, और डाइस आपकी यहाँ चलेंगे नहीं। तो वहाँ से डाई वापस आ गई, वापस आई, काफ़ी दिन चली, हमने कहीं और बेची, वो एक अलग किस्सा है। तो फिर हम पेमेंट, डाई वापस आ गई तो पेमेंट कहाँ से आएगा। पेमेंट जब पूरी डाई वापस आ गई तो पेमेंट कहाँ से आएगा। और तो फैक्ट्री आपकी सेटअप हो चुकी थी? तो फैक्ट्री मेरी सेटअप हो चुकी थी, मार्च 96 में हमने इनॉग्रेशन कर दिया था। और जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई जो कैश का चर्निंग है वो भी कम होने लग गया। तो जहाँ शुरुआत 20 एम्प्लॉइज से हुई थी वो घट के 6 रह गए। एक स्टेज ऐसी आई कि हमारा एक फेज़ भी काट दिया, क्योंकि बिजली का बिल नहीं पे कर सके। अरे तो एक फेज़ भी हमारा कट गया। कहने लगे मशीनें नहीं चलेंगी बेटा, लेकिन इतना दे रहे हैं तुमको कि तुम अपनी लाइट जला के काम कर लो। हमने कहा चलिए साहब वही काफ़ी है। तो धीरे धीरे करके हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हमने प्रोटीन फाइबर को डाई करना शुरू किया, जो कि प्रोटीन फाइबर मतलब सिल्क, वूल, इस तरह की चीज़ें। तो हमें कारपेट से इंक्वायरीज आना शुरू हुई। तो भदोई में हमारी सप्लाई कारपेट में शुरू हुई। वो NHDC ने हमें गाइड किया, तो हमने कारपेट में शुरू किया।
भोलानाथ इंटरनेशनल एक पहली कंपनी थी जिसने हमें रीजनेबल साइज ऑफ ऑर्डर्स देना शुरू की, जो कि 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे हुआ करते थे। बट कारपेट इज़ अ इंडस्ट्री जिसका टर्न अराउंड टाइम काफ़ी होता है। कारपेट एक जो बनने के लिए लूम पे जाता है, उसके बाद वो एक दिन में 4 इंच 6 इंच 8 इंच ऐसे बनता है, और उसको जो बड़ा कारपेट बनता है उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। तो जब तक वो बनता रहता है, ये लोग डाई कर करके यान उसमें भेजते रहते हैं, और धीरे धीरे वो यान जब पूरा कारपेट हो जाता है तब वो उतर के आता है लूम से, उसको धुलाई करना पड़ता है। जब धुलाई करके चमक आ जाती है तब वो बेचने के लिए दिया जाता है। ये उनका प्रोसेस है। जब तक कारपेट बनता रहा 6-8 महीने हमारा बहुत बढ़िया से काम चला, और उसके बाद जब हम उस स्टेज पे पहुँचे कि कारपेट जब वॉशिंग पे आया तो उनका फ़ोन आ गया, भैया तुम्हारे तो रंग सब गायब हो गए, उड़ गए, हम क्या करें। तो मैंने कहा सर आपने क्या किया? कहने लगा हमने केमिकल वॉशिंग की, जिसमें कास्टिक दिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड दिया, ब्लीच दिया, जो हमारी नॉर्मल प्रोसेसेस हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल सबसे पहले ये किया, मैंने कहा ये बताइए आप जब नेचुरल डाई जो इको फ्रेंडली डाइज हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप कास्टिक और ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर? तो कहने लगे भैया देखो वो बायर की रिक्वायरमेंट है तो हम नेचुरल डाइज यूज़ कर रहे हैं, और वॉशिंग भी बायर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक शाइन नहीं आएगी, चमक नहीं होगी कारपेट पे, हम नहीं कुछ कर सकते। हमने कहा चलिए भैया रुकिए आके देखते हैं। तो उनकी प्रोसेस को समझा, वहाँ जाके देखा, फिर हमने धीरे धीरे उस इन्वेंशन को करना शुरू किया कि कारपेट पे डाई कैसे लगे। बट एट द सेम टाइम एक जिज्ञासा ये थी बड़ी कि साहब नेचुरल डाइज यूज़ कर रहे हैं और केमिकल वॉशिंग कर रहे हैं, तो नेचुरल डाई क्यों ले रहे हैं? महंगा भी दे रहे हैं, नेचुरल डाई क्यों ले रहे हैं? वो जिज्ञासा बड़ी थी जिसका जवाब कोई नहीं देने वाला, दे नहीं पाया। तो मेरा 98 में पहली मरतबा अमेरिका जाना हुआ। तब तक कारपेट से इतना धंधा हो गया था कि अमेरिका का टिकट ले सकते थे। तो अमेरिका जाना काम चल गया था, काम चल गया था भाई। 2-2 लाख की 6 महीने सेल कर ली ना, सही बात तो टिकट तो निकल ही आएगा। और इंक्वायरीज भी आने लगी। इस बीच में हमने एक प्रोडक्ट और डेवलप किया था नेचुरल एरोमा के नाम से, जो नए कारपेट को ओल्ड लुक देता था, क्योंकि उस जमाने में एंटीक लुक कारपेट का बड़ा जोर था। तो हमने एक नेचुरल ब्राउन कलर की डाई बनाई, जैसे एक रेड लगाए, ग्रीन लगाए, एक येलो लगाए, ये शार्पली अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर अगर एक कलर की कोटिंग कर दी जाए तो इन सब के ऊपर एक जैसी कोटिंग होकर ये इनके ऊपर धूल खाया सा दिखने लगते हैं। तो वो नेचुरल कोटिंग की थी, उसको नेचुरल अरोमा नाम दिया, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गई एकदम से। अच्छा आइडिया है सर, एंटीक लुक देने का। एंटीक लुक देने का अच्छा आइडिया है। तो हम उसको लेके गए अमेरिका। तो वहाँ पे हमें एक बायर मिले ब्रूस किटनी के नाम से, जो नेचुरल डाई का प्रोडक्ट खरीदते थे। उनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा ये बताइए आप नेचुरल डाई क्यों लेते हो? कहने लगे इट्स योर बिजनेस एंड स्टिल यू आर सेइंग व्हाई यू बाय, यू शुड से और मोर यू बाय, एंड दैट्स फाइन बट आई नीड टू नो द रीजन। तो कहने लगा, पहले तो उसने मुझे घुमाया, जब उसने देखा फंस ही गए हैं तो बताता हूँ। उसने ये मुझे बताया, देखिए दिस इज अ वेरी एक्सपीरियंस क्वेश्चन, रिप्लाई विच कैन कम ओनली फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और बहुत से बड़े बड़े कारपेट एक्सपोर्टर्स होंगे इंडिया के या वर्ल्ड के जिनको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता होगा, बट उसने मुझे जवाब दिया एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल रिप्लाई। ही सेड जो कारपेट है जो लेके जाता है वो 20 साल 30 साल 40 साल वुलन कारपेट को अपने घर में रखता है, वॉश करके अपनी बेटी को जहेज में भी दे देगा, ये सब करता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे कलर्स बदलते हैं, वो केमिकल हो या नेचुरल हो, बट उनके बदलने का तरीका फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ चेंज। केमिकल डाई फेड हो जाता है और नेचुरल डाई और रिच हो जाता है। तभी डिमांड ज्यादा थी सर वहाँ ये पे। उसने नेचुरल डाई की ब्यूटी बताई कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके ब्लूज और निखर के आ जाते हैं, इसके येलोज और निखर के आ जाते हैं, येलोज डाउन हो जाते हैं, रेड्स और निखर के आ जाते हैं। तो ये उस सवाल का जब मुझे जवाब मिला तो मुझे लगा कारपेट इंडस्ट्री में तो बहुत पैसा है। देन वी फर्दर रिसर्च ऑन टू इट, और हमने उस प्रोडक्ट को ऐसा एस्टेब्लिश किया कि उसमें वॉशिंग फास्टनेस अचीव कर ली। फिर हमारा कारपेट से आगे और बढ़ा, जयपुर की तरफ हम लोग गए तो वहाँ एक सरस्वती एक्सपोर्ट करके आज भी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है। उन्होंने काफ़ी पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन हमारा लेना शुरू कर दिया। उनकी कंडीशन वही थी कि भाई मेरे अलावा किसी को मत देना जयपुर में। तो हम पूरा उस पर डिपेंडेंट हो गए, और 1998-99 से लेके 1996-97 से लेके और 99 तक उनके साथ हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया। लाइक उस ज़माने के हिसाब से आवर टर्नओवर वाज इंक्रीजिंग, डबलिंग एवरी ईयर, विच वाज वेरी वेरी गुड। बट वो दो भाई थे, उनमें डिवीजन हुआ, तो डिवीजन के साथ साथ वो बिजनेस एकदम से उनका ठप हो गया। उनके फिर उन्होंने नेचुरल डाई पे फोकस करना बंद कर दिया। बड़े भाई अब कर रहे हैं बट इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो हमारा बिजनेस एकदम से डाउन हो गया। वी अगेन केम इनटू द प्रॉब्लम बिकॉज कारपेट इंडस्ट्री बंद हो गई जिस पे हमारा मेन बिजनेस था। अब क्या करें? अच्छा, इन द मीन टाइम कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह भी थे। तो एक बार मैं अमेरिका गया तो मेरे कज़िन ही थे और हमारे कस्टमर भी थे,
सबा बोटानिकल करके, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये बताओ तुम ऊन रंग सकते हो तो बाल क्यों नहीं रंग सकते, वो भी तो बाल है। अरे भाई वो भेड़ के बाल रंगते हो तो ये इंसान के बाल भी रंग दो तो हेयर डाई बन जाएगी, तो नेचुरल हेयर डाई बन जाएगी। मैंने कहा आप बात तो सही कह रहे हो। उस वक्त तो मैंने हामी भर ली। फिर मैं घर पहुंचा, मतलब लखनऊ आया। लखनऊ आके मैंने सोचा कि यार जो हम ऊन रंगते हैं वो तो उबलते हुए पानी में रंगा जाता है 90 डिग्री टेम्परेचर पे, उसमें तो कुछ एसिडिक एसिड भी डाला जाता है, उसमें तो कुछ हाइड्रोकास्टिक भी डाला जाता है, तो इसको तो ना गर्म कर सकते, ना एसिड डाल सकते, ना कास्टिक डाल सकते, फालतू का वादा करके आ गए। अब क्या करें? तो ये तो बड़ी भारी परेशानी। तो उन्होंने वो ब्रांड का नाम दिया था लश्चर सिन्हा उस समय। तो लश्चर सिन्हा हमने पहली बनाई। हमने कहा इसको मॉडर्न थ्योरी पे लेके जाते हैं। मॉडर्न थ्योरी पे लेके गए, उनके पास गई, वो फेल हो गई। पहला हर्बल डाई, पहला हर्बल हेयर कलर जो हमने 2003 में करीब बनाया, 2-3 साल हमें लग गए उसमें भी। मतलब इससे पहले मार्केट में कोई और नहीं था नेचुरल हेयर कलर, उससे पहले कोई था ही नहीं। हमने उनको दिया और वो वहाँ फेल हो गया। कहने यार ये नहीं चलेगा, कुछ और करो। देन वी वेंट इनटू दिस डिटेल एंड जो आज वेजिटल बायो कलर है हमने उसको एस्टेब्लिश करके 2005 में उनको दिया। एंड दैट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पीपीडी फ्री हेयर कलर इन डार्क कलर्स। बिकॉज हिना लोग जानते हैं, हिना एक अपने स्पेसिफिक वर्ल्ड का पहला है, हमने उन्हें दिया एंड दैट इज स्टिल अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। फिर हमने इसको 2006 में दुबई में लॉन्च किया एंड टुडे इट्स एस्टैब्लिश ब्रांड इन यूएई एज वेजिटल बायो कलर, पीपल आर बाइंग। 2010 में हमने इंडिया में लॉन्च किया एंड इंडिया में हमने इसको प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट पे लेके आए एंड इट बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट हेयर कलर टू बी प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। आजकल बहुत सारी रील्स में दिख रहा है। जी हाँ, काफी रील्स में नजर आ रहा है डॉक्टर्स सेफ कलर, और सेफ कलर पे इसमें दिखाते हैं कि भाई कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सब वो डॉक्टर्स की रील्स है, उसमें कहीं आपके ब्रांड का तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप प्रमोट कर रहे हैं, लग रहा है डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं उसको। हाँ, डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो प्रेफर्ड ब्रांड है उसमें हमारे ब्रांड की तस्वीर आती है। अरे वाह, सिर्फ 2-3 ही ब्रांड हैं जो कहते हैं प्रेफर्ड, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट की पहले तस्वीर आती है। बल्कि 2 ब्रांड मेरी है, एक डॉक्टर्स के थ्रू है वेजिटल बायो कलर और एक सेफ कलर है जो कि हम ऑनलाइन बेचते हैं, जो डॉक्टर्स के थ्रू नहीं बेचते, वो दोनों दिखाते हैं तो ये ले लो या ये ले लो। उनको ये नहीं समझ में आता कि दोनों की कंपनी की, खैर वो उनकी अपनी मसला है। ये भी अच्छा नाम रखा हमने, सेफ कलर, हम लोग ब्रांड वाले लोग हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसके साथ साथ हमारा जो नेचुरल डाई का टेक्सटाइल का काम था वो भी आगे चलता रहा। तो 2003 में पहली मरतबा हमने केजी डेनिम करके एक कंपनी साउथ की, उसमें प्लांट पे इंडिगो रन किया। बिकॉज शुरू से हमारी अप्रोच रही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नेचुरल डाई तो ट्रेडिशन से है, 1857 से पहले कोई डाई वर्ल्ड में नहीं थी सिवाय नेचुरल डाइज के। और इंडिया उसमें मास्टर था। इंडिया उसमें मास्टर था। इंडिया ही नहीं, सभी जगह डाइंग तो सभी जगह होती थी ना। चाइना भी करता था, इटली भी करता था, ईरान भी करता था, पर्शियन कारपेट्स बहुत मशहूर आप जानते हैं। बट हर जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग पाए जाते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो जहाँ के हैं वहीं पर पैदा होंगे। तो इंडिगो इंडिया का सबसे रिच प्रोडक्ट हमेशा से रहा। और आपको ये जान के हैरत होगी कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो एक गांधी जी ने इंडिगो मूवमेंट चलाया था, उससे पहले अंग्रेज़ जो इंडिगो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे वो $80 $90 का 1 किलो बेचते थे पहले उस समय, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। नेचुरल इंडिगो, बिकॉज नेचुरल इंडिगो सिर्फ इंडिया में होता था, और वो लेके उसको बेचते थे और उस जमाने में $90 का बेचते, तो आज मैं $38 का बेचता हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड। तब 90 का, आज 38 में। सर कन्वर्जन भी कम था आज डॉलर, और फिर उसके अलावा उस समय की कीमत के हिसाब से वो भी बहुत था, और वो सारे दुनिया को बेचते थे। तो इंडिगो, नेचुरल इंडिगो इंडिया का हमेशा से रिच हेरिटेज रहा है। जो आपने सवाल किया ना, सब जगह डाइंग होती होगी, तो सब जगह डाइंग ज़रूर होती है, लेकिन डाइज अलग अलग जगहों से आती हैं कि जो लाल है वहाँ से आएगा, नीला है यहाँ से आएगा, पीला है वहाँ से आएगा। तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं इकट्ठा करके आदमी का डाई हाउस बनता है। तो गांधी जी ने तो इसका विरोध किया था, खेती का। हाँ, गांधी जी ने विरोध किया था खेती का। वो एक बहुत बड़ा इशू है जो मुझे अक्सर पूछा जाता है, यहाँ भी जाओ। तो बेसिकली क्या होता था उस ज़माने में विशाल जी, की जो खेती होती थी, किसान जो करते थे वो बंधुआ मजदूर की तरह से करते थे। किसान दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, वो नीला बनाएगा, उसमें से पेड़ एक्सट्रैक्ट भी निकालेगा, लेकिन किसान से अंग्रेज़ औने पौने भाव में ले लिया करते थे और बहुत बड़ी प्रीमियम प्राइस पे बेचा करते थे। और किसानों को ये बता दिया था कि भाई इस ज़मीन पे अब कुछ और कल्टीवेट हो नहीं सकता। तो उस समय गांधी जी अगर किसानों को ये कहते कि भाई तुम छोड़ दो, अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा, क्योंकि गांधी जी वॉज अ पर्सन जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो आज़ादी के लड़ने में एक ज़रूरी ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल कमर तोड़ी जाए। तो फाइनेंशियल कमर तोड़ने में उनका धंधा बंद करना ज़रूरी था ना। तो उनके बहुत सारे धंधे थे, उनमें से एक धंधा इंडिगो का भी था।
तो उनका प्लान ये हुआ कि भाई इंडिगो के धंधे को बंद करेंगे तो कुछ उनकी अर्निंग जो है वो कट होगी। तो उन्होंने वो मूवमेंट चलाया कि अगर तुम इंडिगो अपनी ज़मीन पे लगाओगे तो ये पूरी तरह बंजर हो जाएगी, हालांकि इसके बरक्स है। तो उस मूवमेंट को चलाने की वजह कुछ और थी, बट उसको नाम इंडिगो मूवमेंट दिया गया था। हालांकि इंडिगो कल्टीवेशन जो हम अभी कर रहे हैं ऑलरेडी, उस इंडिगो कल्टीवेशन में पोजीशन ये है कि जिस ज़मीन पे आप इंडिगो कल्टीवेट करते हैं उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन इतना बेहतर हो जाता है कि अगली क्रॉप अगर आप उसी फसल की नॉन इंडिगो लैंड पे करेंगे और इंडिगो लैंड पे करेंगे तो इंडिगो लैंड वाली कम से कम 20 से 30% ज़्यादा ग्रो करती है। ये उसकी ब्यूटी है। उसमें था कि वो बंजर हो जाएगी ज़मीन, उसमें बंजर हो जाएगी, वो एक पर्पसली उनको बताया गया। नैरेटिव बनाया गया, तो नैरेटिव बनाया गया था, पीआर टूल था। अब इंडिगो की जर्नी सुनिए। जब हमने कारपेट की डाइंग शुरू करी तो हमने डाइंग टाइम को ट्रेडिशनल टाइम से 4 घंटे पे ला दिया, जबकि ट्रेडिशनल टाइम पे जो पहले एंशिएंट टाइम में डाइंग होती थी 3 से 4 दिन एक शेड को डाई करने में लगते थे, क्योंकि हमारा सोच, हमारी अप्रोच हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थी। तो 3 से 4 दिन एक शेड को डाई करने में कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज अब प्रोडक्शन बढ़ गया, मशीनों में प्रोडक्शन होना सब कुछ है। तो हमने उसको रिड्यूस किया 3 से 4 घंटे पे। जब हम इंडिगो लेके गए इंडस्ट्रियल फर्दर उसके लिए, तो इंडिगो डाइंग के डेनिम में सबसे बड़ा खर्चा इंडिगो का होता है, तो केजी डेनिम भी उसी कंपनी थी। उसके बाद वहाँ तो खैर एक ही बार ट्रायल हुआ, उसके बाद अरविंद मिल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो अरविंद मिल में उनका चैलेंज था कि भाई हमें प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंडिगो जो डिप होता है वो सिर्फ 40 सेकंड के लिए होता है, तो अब तुम 3 घंटे से 40 सेकंड पे करो। अब यहाँ पे एक नया चैलेंज आया, बट ज़ाहिर है उनके टेक्निकल लोग भी थे, हमारे टेक्निकल लोग भी थे। हमने बातचीत करके उस प्रॉब्लम को भी उनके सॉल्व किया और हमने उस नेचुरल डाई का जो 4 घंटे में शेड देता था 40 सेकंड में डिप में उनको निकाल के दिया, और वो आज तक सक्सेसफुल है। तो दूसरा फर्स्ट था सर आपका, पहला हर्बल कलर और दूसरा उस प्रोसेस को फास्ट कर देना। हाँ, उस प्रोसेस को फास्ट कर देना। एंड आज भी जो नेचुरल इंडिगो रोप डाइंग मशीन पे चलता है, जो जिससे डेनिम बनता है, ये भी मैं जो कपड़ा पहने बैठा हूँ, ये भी हमारे कस्टमर है रेमंड्स, उनका बनाया हुआ कपड़ा है जिसको मैं पहने बैठा हूँ। तो टिपिकली उस सिचुएशन में वी आर द फर्स्ट कंपनी टू रन इंडिगो ऑन रोप डाइंग, और आज की पोजीशन में वर्ल्ड की टॉप 20 डेनिम प्रोड्यूसर्स में से 12 मेरे कस्टमर्स हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ नेचुरल इंडिगो इन द वर्ल्ड। बट कहानी यहाँ अधूरी है अगर मैं उसकी पाथवे आपको ना सुनाऊं तो इंडिगो की जो जर्नी है, अगर मैं इसके कुछ हिस्से ना सुनाऊं तो वो इनकम्प्लीट है। इंडिगो में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से मैंने बता दिया, बिकॉज इंडिगो एक ऐसा कलर था इसमें हमें सीधा सीधा कंपटीशन केमिकल इंडिगो से था, और उसका टेस्टिंग प्रोसीजर कोई अवेलेबल नहीं था। तो हमको, आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर अग्निहोत्री जो वहाँ अरविंद मिल के हेड थे पीडीसी के उस ज़माने में, जब पहला लॉट चलाया उसके बाद उन्होंने मुझे 3 कपड़े भेजे 1-1 मीटर। उन्होंने कहा भाई ये 3 कपड़े हैं, इनमें से एक नेचुरल इंडिगो का रंगा हुआ है, बाकी 2 जो हैं वो नेचुरल इंडिगो के रंगे हुए नहीं हैं। अगर तुम पहचान लो कि कौन सा नेचुरल इंडिगो का है तब तो धंधा दूंगा आगे, वरना नहीं दूंगा। मतलब ताकि एक मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है कि नहीं। अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमने IIT कानपुर को अप्रोच किया। वहाँ डॉक्टर पद्मा वानकर से मुलाकात हुई, हु वाज हेडिंग द इको लैब इन IIT। शी वॉज नाइस इनफ टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट कि भाई हम आपके लिए प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे, बट उसकी फंडिंग हमें पूरी करनी पड़ी, बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन बट टू डू द फंडिंग। ये 2007 की बात है। तो उनसे हमने वो पूरे प्रोटोकॉल डेवलप करवाए IIT कानपुर से, और उस प्रोटोकॉल में ये आइडेंटिफिकेशन मेथड डेवलप हुआ कि भाई नेचुरल डाइज में अगर रंगा हुआ कपड़ा अनार के छिलके से है तो कैसे पहचाना जाएगा, इंडिगो से है तो कैसे पहचाना जाएगा, कटैची से है तो कैसे पहचाना जाएगा, ये उसकी पूरी मेथड्स बने। हमने उसी मेथड से उन्हीं को वो कपड़े भेजे और उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, अरविंद मिल में आज तक कस्टमर है। वाह सर, कौन से साल की बात है? 2006 या 2007 की बात है। तो अरविंद मिल की टेस्टिंग जब हमने सेटिस्फाई कर दी तो वो आज भी हमारे कस्टमर्स हैं, और उनके थ्रू काफ़ी ब्रांड्स में माल गया है, जिसमें बड़ी बड़ी ब्रांड्स लाइक H&M हो, लिवाइस हो, ज़ारा हो, या बहुत सारी और दुनिया की ब्रांड्स हों। और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड में किसी भी ब्रांड का, वो डीजल हो, पेपे हो, रैंगलर हो, और किसी भी मुल्क में अगर आपको नेचुरल डाइड इंडिगो का कोई प्रोडक्ट मिलता है तो देयर आर 80% चांसेस कि वो मेरे प्रोडक्ट से बना है। हमारे लखनऊ के लिए दैट्स वेयर वी आर। और उसके बाद जब हमने प्रोटोकॉल बनाया और अरविंद मिल को सेटिस्फाई कर दिया,
तो दूसरे लोगों से इस जर्नी को मैंने रिजल्ट पहले बता दिया, बट उसके बाद बीच में जो जर्नी ट्रेवल में उनका ये हुआ कि भाई ये तो आपने अपना बना लिया, बट हमको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे ISI मार्क है या ISO मार्क है, हमें उस सर्टिफिकेशन को करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके प्रोडक्ट को उस पर सर्टिफाई होना चाहिए। तो फिर हमने इसको ISI जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसको हमने परसू किया, उनको हमने बताया और उनसे हमने 10 नेचुरल डाई के स्टैंडर्ड्स के ISI स्टैंडर्ड्स बनवाए जो BIS स्टैंडर्ड कहलाते हैं। और उसमें जो पैनल बनी जिसमें कि 10 लोग एक्सपर्ट होते हैं डाइज एंड केमिकल की, उसमें मैं भी एक एक्सपर्ट हूँ और मैं 2016 से वहाँ पे एनरोल्ड हूँ। उसके बाद लोगों को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने कहा भैया ISO स्टैंडर्ड बनना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। तो BIS से हमने परसू करके अपने आप को नॉमिनेट कराया और उन्होंने मुझे ISO स्टैंडर्ड, मतलब जो इंटरनेशनल ISO में TC38 जो टेक्सटाइल कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें मैं इंडिया की टीम को 2016 से लीड कर रहा हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर, और वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट लीडर टू नेचुरल डाई स्टैंडर्ड जो कि सारी दुनिया के लिए बन रहे हैं, उसमें मेरी लीडरशिप में 3 नेचुरल डाई स्टैंडर्ड पब्लिश हो चुके हैं और टोटल अभी 5 हैं। 2 कोरिया की लीडरशिप में पब्लिश हुए हैं और चौथा मेरा अभी पब्लिश होने वाला है। तो धीरे धीरे हम नेचुरल डाई के ISO स्टैंडर्ड बनाते चले गए और उसके बाद हम इस सिचुएशन पे पहुंचे कि इतनी सारी ब्रांड्स ने हमें एक्सेप्ट किया। इसका क्या बेनिफिट, बेसिकली इस स्टैंडर्ड से क्या बेनिफिट हुआ भाई? जैसे ये मैं रंगा हुआ आपको दिखा रहा हूँ जैकेट, ये नेचुरल इंडिगो से रंगा हुआ है। ऐसा ही कलर केमिकल इंडिगो से भी बन सकता है। नेचुरल इंडिगो का जब हम लेते हैं, बताते हैं, तो उसमें कुछ क्लेम्स करते हैं कि इको फ्रेंडली है, क्योंकि जो नेचुरल इंडिगो बनता है और जो केमिकल इंडिगो बनता है उनमें कार्बन फुटप्रिंट्स के क्रिएशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे केमिकल इंडिगो जो 1 किलो बनता है उसमें 10 किलो 800 ग्राम कार्बन फुटप्रिंट प्रोड्यूस होता है जी। और नेचुरल इंडिगो जो 1 किलो बनता है, जिसे हम बायो इंडिगो के नाम से बनाते हैं, उसके 1 किलो बनने में 680 ग्राम कम होता है। तो ये 10 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है। तो इस क्लेम को जब कोई आदमी करता है तो उसके, जैसे आजकल सस्टेनेबिलिटी, ESG इस तरह के पॉइंट्स हैं, तो उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं और इस जैकेट की कीमत भी ज़्यादा होती है, बिकॉज नेचुरल इंडिगो की कीमत, अगर नेचुरल डाइड इंडिगो का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, करीब 25 से 30% बढ़ जाती है। 30% की बढ़त होती है कॉस्ट पे, एंड प्रोडक्ट पे। तो उस प्रोडक्ट को महंगा खरीदने के लिए आदमी को जस्टिफिकेशन चाहिए कि भैया नेचुरल डाइड है कि नहीं। तो सिर्फ रंग एक साथ दिखने से नहीं हो पाता। तो जब उसके साथ में वो ये कहते हैं कि भाई दिस इज पासिंग थ्रू दिस स्टैंडर्ड एंड इट इज़ जस्टिफाइड, तो फिर कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेते हैं, इसी तरह से हम इसके प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करते हुए हम उसको लेके चलते हैं। दैट बिकम्स अ सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट फॉर द कस्टमर एंड द ब्रांड। तो कोई इंडिविजुअल क्यों एक केमिकल डाई वाला नहीं पहनेगा जो 25% सस्ता है, क्यों नेचुरल डाई वाला पहनेगा? उसको क्या मतलब है कि मार्केट कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है? ये तो बहुत ही सारा लेमैन है, आम आदमी तो समझेगा नहीं इस बात को। ऑनेस्टली ये गैप है, बट बेसिकली इट स्टार्ट्स विद द ब्रांड्स। कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे मान लीजिए आप डेनिम की बात कर रहे हैं, तो लिवाइस दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है। लिवाइस को ये कहा गया वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से कि भाई आप लोग पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपकी लॉन्ड्रीज में जब कपड़े धुलते हैं और जो इंडिगो प्रोड्यूस होता है तो उससे आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो उससे जब एक अटेंड की गई सिचुएशन, तो ये पता लगा कि मिलियंस ऑफ kgs of indigo carbon footprint is created by the production of denim। तो अब उनका साइकिल ये चला कि हम इस मिलियंस ऑफ kgs ऑफ कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। उसमें उन्हें कॉल लेनी हुई कि भाई, किसी ने कहा कि भाई 2030 तक हम फुल्ली सस्टेनेबल हो जाएंगे, किसी ने कहा हम 2040 तक सस्टेनेबल हो जाएंगे। तो उस शिफ्ट में उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स को देखा कि भाई कॉटन जो उगती है, पहले इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसमें एक बेटर कॉटन इनिशिएटिव लेके आए, इसमें कॉटन को कम केमिकल से कल्टिवेट कराया गया। फिर एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो है उसके हिसाब से लेके आए कि भाई खेत उस जगह से नज़दीक हो जहाँ मिल है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएशन है वो कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन समंदर से करेंगे, हवाई जहाज़ से नहीं करेंगे, उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। इसके अलावा उन्होंने फिर प्रोसेसिंग पे आया कि जब कॉटन रंगा जाएगा तो रंगने के लिए जो पोजीशन है उसमें केमिकल इंडिगो के बजाय नेचुरल इंडिगो पे शिफ्ट होंगे तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। लेकिन नेचुरल इंडिगो पे शिफ्ट होना क्योंकि कॉस्ट इफेक्ट होता है, तो वो सारा प्रोडक्शन नहीं कन्वर्ट कर सकते, धीरे धीरे करेंगे। इस तरह के प्लान को लेके चले। तो सबसे पहले बेनिफिट तो ब्रांड को हुआ, वरना ब्रांड लेके ही नहीं आती। अब ब्रांड जब लेके आई तो उसके बाद जब कंज्यूमर के पास पहुंचता है, आज की पोजीशन में आपके सवाल को अगर आप खुद ही समझना चाहें तो यह है कि जहां एक ऑर्गेनिक फूड बिक रहा है और एक नॉन ऑर्गेनिक बिक रहा है, लोग ऑर्गेनिक लेना प्रेफर करते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं। आम आदमी आज भी कॉस्ट को पहले देखता है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो इस बात को समझते हैं
कि अगर कोई प्रोडक्ट नेचुरल इंडिगो से बना है या नेचुरल या ऑर्गेनिक कॉटन से बना है, कार्बन फुट क्रिएशन कम हुआ है, और इस कम कार्बन फुटप्रिंट के लिए हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इस सोच से लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा। एटमॉस्फेरिक एयर में हम एक चीज़ तो खूब जानते हैं कि अगर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो पेड़ लगा लो। अब वो पेड़ लगा के क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस पर दिमाग नहीं लगाते। एक्चुअली पेड़ लगाने से ये होता है कि हम जो ऑक्सीजन देते हैं, लेते हैं, वो पेड़ों से लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ लेते हैं। तो जो हमारे लिए बेकार है वो उनके लिए कार है, और जो उनके लिए बेकार है वो हमारे लिए कार है। बेसिकली ये एक साइकिल है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर में सोचें कि ज़्यादा कार्बन हो गया तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, ताकि वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे और फिल्टर होता रहेगा और हमको ऑक्सीजन मिलेगा। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जब आप कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए आप ज़मीनों में कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेशन करने में आपने पेड़ लगाए, पेड़ उगाए, बट फर्टिलाइज़र भी डाला। तो फर्टिलाइज़र जो बना, जहाँ से भी बना, उस इंडस्ट्री में बनते समय उसमें कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हुआ। क्योंकि जब इंडस्ट्री में मोटर चलती है, जब बिजली का खर्चा होता है, तो उसमें बिजली के खर्चे करने में कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है। गाड़ी ट्रेवल करती है जिसमें कि ट्रक में वो रख के चलता है, तो उसमें जो डीजल कंज्यूम होता है उससे कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है। पेट्रोल की गाड़ी से भी कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से नहीं होता, जो वो एक नया इन्वेंशन है, वो एक दूसरा मैटर है, उस पर मैं ये बात नहीं करना चाह रहा। तो कार्बन फुटप्रिंट एटमॉस्फेरिक गर्मी को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस कार्बन फुटप्रिंट को हम रिड्यूस करें। और जब एक लार्जर एंड पे दिखता है कि भाई ये ब्रांड इतने मिलियन किलोज ऑफ कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रही है, तो सबसे पहले उस पर फोकस होता है कि भैया तुम तो समझदार आदमी हो, तुम हमारी बात समझ लो, आम आदमी को तो बाद में बताएंगे। तो उनके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से भी वो आ जाता है कि भाई आप कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करो। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी आ जाते हैं, भाई आपके यहाँ से एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वाटर पॉल्यूशन की तो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन भी करती है। ये सर बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि नोएडा में भी हमने देखा था कि जिस तरह डाइंग हो करके वो नॉर्मली बिना कुछ प्रोसेस किए उसको छोड़ दिया जाता था पानी को, वो बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात थी वो। जब ये शुरू हुआ पानी का, इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, जर्मन में या पूरे यूरोप में एक नदी है रैन के नाम से, जैसे यहाँ गंगा नदी है ऐसे वहाँ पे रैन नदी है, जो पूरे यूरोप में बहती है। 1960-1965 तक सारी चीज़ें नेचुरल थी। उसके बाद धीरे धीरे केमिकल रिवोल्यूशन शुरू हुआ। उस नदी के किनारे 5 केमिकल जायंट, सैंडोज, मैं उनके नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, क्लैरिएंट, सैंडोज, बेयर, ये 5 बड़ी बड़ी कंपनी थी जो केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी, सारी दुनिया को बेचती थी। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज नदी के किनारे लगा ली, क्योंकि ये समझा जाता था कि भाई नदी, पानी लेना है तो नदी से ले लो, और फेंकना है तो पानी में फेंक दो, बहुत आसान था। नदी के किनारे लगा ली गई। 20 साल बाद 1995 1990 तक जब केमिकल रिवोल्यूशन आ गया, नेचुरल चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़त्म होने लगी, उस समय उनके खेतों में जो उस नदी के आसपास बने हुए थे, उनमें उपजाऊ ज़मीन के बजाय पेस्टिसाइड्स पाए जाने लगे। उनके वहाँ काम करने वाली औरतों के प्रेग्नेंट जो थी, उनके अबॉर्शंस हो गए। जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता लगा कि इस नदी में जो ये पॉल्यूटेड पानी फेंकते हैं अनट्रीटेड होता है, और इसमें सैकड़ों चीज़ें, अब बेयर पेस्टिसाइड बनाती है, बेयर स्प्रेज बनाती है, जिससे कि मच्छर वच्छर, मक्खियाँ सब मरती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मरती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें एक जहर होता है। जब उसका बचा हुआ चीज़ें भेज रहे हैं तो उसमें भी तो जहर है, मछलियाँ मर रही हैं, उस मछली ने खा लिया और वो आपने खा ली मछली, तो देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम, खेतों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम भी यूरोप ने शुरू की, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी सबसे पहले यूरोप ने किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने उन इंडस्ट्री को बंद ही नहीं किया, उनसे कहा कि भाई आप अपने पॉल्यूशन नॉर्म्स ऐसे बनाओ कि पानी की जो फेंकते हो आप उसको साफ़ करके फेंको, या अपने पास ड्राई करा दो। तो आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो है ज़ीरो डिस्चार्ज, ZLD, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD। तो उस ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज में ये होता है कि भाई आप कोई पानी फेंकोगे ही नहीं। तो वो उसके सिस्टम्स बनाए जाते हैं, बट उसकी कॉस्ट है। उसकी कॉस्ट होने की वजह से इंडस्ट्री को सस्ता बनाना पड़ता है, तो वो चोरी छुपे अपना काम करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पे अब अच्छे से काम हो भी रहा है और इंडस्ट्रीज डेवलप हो भी रही हैं। तो ये इंडस्ट्रियल करेक्शन आता है जिम्मेदारी ब्रांड्स की। तो ब्रांड्स को जब ये बताया गया कि पूरी लाइफ साइकिल स्टडी होती है, लाइफ साइकिल स्टडी ऑफ प्रोडक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी, इट इज़ डन थ्रू सॉफ्टवेयर्स,
और उसमें ये होता है कि जैसे आपने मान लीजिए कॉटन उगाया तो कॉटन में क्या क्या लगा, उसके कितने कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट हुए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है वो भी होता है, एट्रोफिकेशन भी होता है, इसके अलावा जो एसिड रेन्स आती हैं एसिडिफिकेशन भी कितना हो रहा है, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, इको टॉक्सिसिटी, ये सारे 5-6 पॉइंट्स हैं उसमें। उन 5-6 पॉइंट्स को जब स्टडी करते हैं तब उसकी लाइफ साइकिल एनालिसिस बनती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब यह है कि आज ये कपड़ा मैंने पहन लिया 5 साल 10 साल पहन के, एक ना एक दिन तो मैं इसे फेंकूंगा। फेंकने के बाद जब ज़मीन पे गया तो ज़मीन की मिट्टी में जब गाड़ा गया तो ज़मीन का वज़न ना घटे ना बढ़े और ये 3-4 साल में ख़त्म हो जाए। तो जो 100% ख़त्म हो जाता है वो कहलाता है 100% बायोडिग्रेडेबल। जो 90% हो जाता है वो 90% हो, जो 50% होता है वो 50% हो, जो नहीं होता है वो 0%। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, इसके खिलाफ इतना बड़ा मुहिम चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि पॉलीथीन्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो पानी मिट्टी में ज़मीन में फेंक दी जाती हैं और ज़मीन में जहाँ गड़ गई वहाँ पे वो वैसी रहती हैं, आप 100 साल बाद निकाल लो। तो जो LCA स्टडी होता है वो प्रोडक्ट के 100 साल की लाइफ पे भी स्टडी होता है कि इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद 100 साल में इसका क्या होगा, कितना कार्बन फुटप्रिंट बनेगा। और जो चीज़ें ख़राब होने के बाद रीयूज़ हो जाती हैं वो कार्बन पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की थ्योरी। सर हमें लग रहा है हमारा एनवायरनमेंट का भी क्लास चल रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा है सर, क्योंकि ये टर्म सुने थे लेकिन आप जिस तरह से पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लस उसको उस पर काम भी कर रहे हैं। गौरव जी, सर इंजीनियरिंग जो आपने जो पढ़ाई की थी वो इंजीनियरिंग की थी या ये केमिकल से जुड़ा कुछ था, मतलब इतनी नॉलेज? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग तो की है, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये पॉइंट मैं मिस कर गया, आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अबाउट इट विशाल जी। बेसिकली जब हमने नेचुरल डाई इंडस्ट्री शुरू की तो जाहिर है इतनी समझ तो थी कि काम करना है तो उसकी पढ़ाई भी करो, उसको समझो भी, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है और ये क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इट। तो जब हम उसमें गए तो हमें ये समझ में आया कि अगर आप इस काम को कर ले गए तो आप सैकड़ों लाइफ बचा लोगे, पर्यावरण के बहुत से नुकसान बचा लोगे और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत भला करोगे। वो बात समझ में आते ही हमें नेचुरल डाई से प्यार हो गया कि हमें एक ऐसी चीज़ मिल गई जिससे हम पर्पसफुल है, जो हम पर्पसफुल है। और उसको जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ाया और जिस तरह से लोग, मैं आपको मिसाल देता हूँ, हालांकि कार्बन फुटप्रिंट से हम थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं बट आई विल कम बैक ऑन दैट। हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे हम अनार के छिलके से डाई बनाते हैं, हमारे 3 सोर्सेज हैं जिससे हम लेते हैं। फर्स्ट इज बेस्ट ऑफ द वेस्ट। बेस्ट ऑफ द वेस्ट जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ किसी काम की नहीं है उससे हम बेस्ट निकालते हैं। जैसे अनार का छिलका, अनार हम लोग सब खाते हैं लेकिन उसके बाद छिलका फेंक देते हैं, छिलके का कोई यूज़ ही नहीं है। हम उस छिलके से रंग निकालते हैं, वो एक बहुत पक्का खाकी रंग है जो उससे निकलता है। इसी तरह से कत्था भी हम सब जानते हैं, जो कि हम पान मसाले में, पान में कत्था खाते हैं, तो कत्था खैर की लकड़ी से निकलता है। कत्था बन जाने के बाद एक काला कत्था होता है जो इसका रेजिड्यू होता है, जो ईडेबल नहीं है, और उस कत्थे से लेदर टैनिंग थोड़ी बहुत होती थी, इसके अलावा कोई उसका काम नहीं था। हम उस काला कत्था या कच्छ उसको बोलते हैं, उसको लेके उससे हम ब्राउन कलर निकालते हैं। तो वो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है। हमने जब ये इंडस्ट्री शुरू की थी तब वो 6-7-8 रुपये होता था, अब वो 40-50 रुपये को हम ही ने बढ़ाई कीमत हो गया, लेकिन वो हम ले रहे हैं। इसी तरह से लाख की चूड़ियाँ, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली लैक कहते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में। वो एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा इसके टेसू के फूल पे, पलास के फ्लावर्स पे, उस पे वो उगाया जाता है। उस कीड़े से शैलक निकाला जाता है। शैलक एक चपड़ा होता है जो वुड पॉलिशेस में, हेयर स्टाइलिंग जेल में, शू पॉलिशेस में एंड टैबलेट कोटिंग में और फूड प्रोडक्ट्स की कोटिंग में, जहाँ पे कि उनको चाहते हैं कि वो मॉइस्चर ना हो। जैसे हम नमकीन खाते हैं ना, तो नमकीन पे भी शैलक की कोटिंग हो जाती है, तो उससे उसको जल्दी वो मॉइस्चर नहीं पकड़ती, वो सॉगी नहीं होती, ताकि हमें वो क्रिस्प बना रहता है। इन सब प्रोडक्ट में शैलक का यूज़ होता है। शैलक के यूज़ के बाद जो मड बचता था, जिसे लैकमट कहते हैं, वो खेतों में यूं ही फेंक दिया जाता था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। हम लोगों ने जब ये इंडस्ट्री शुरू की तो हमने उसको खेत से खुदवा के अपने घर ला के उसमें से हमने एक ऑरेंज जो पर्पलिश कलर आता है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। तो आज उस लैक की कीमत भी जहाँ से हमने शुरू की थी उससे 4 गुना बढ़ चुकी है। बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। बट हमें खुशी ये है कि हम उस इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा इनकम दे पाए, खोदने वालों को एक रोज़गार दे पाए, विच इज़ फैंटास्टिक। दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है वाइल्ड कल्टिवेशंस, जैसे हरड़ा है, बहेड़ा है, माजू फल है,
ये चीज़ें जंगलात के बड़े बड़े दरख्तों पे खुद ब खुद उगती हैं, इसे कोई उगाना नहीं चाहता। तो ये जब वहाँ से गिरती हैं, टेसू का फ्लावर है, सीजनल है और गिरता है, इनको कलेक्ट करने के लिए जिन लेडीज़ को, या जो आमतौर पर लेडीज़ इसमें काम में ज़्यादा होती हैं, वो बोरों में भर के कंधे पे लाद के लेके आती हैं, गाड़ियों पर रख के लेके आती हैं, उनको जॉब मिलता है। Thousands of people get job from there, which is a great feeling. Because अगर आप देखें सस्टेनेबिलिटी की जब आप बात करें तो 3 स्फेयर पे काम करती है। पहला स्फेयर है एनवायरनमेंट, दूसरा स्फेयर है इकोनॉमी, तीसरा है सोसाइटी। तो अगर आप एनवायरनमेंट के लिए भला कर रहे हैं, जैसे हमने कार्बन फुटप्रिंट की बात की, और इकोनॉमी के लिए भला नहीं कर रहे हैं, तो आप फुल्ली सस्टेनेबल नहीं हैं। बट हम जब इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ये देखा कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो उनकी रोज़ी बढ़ रही है, तो उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, और जब उनकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो ये दूसरा स्फेयर आ गया। तीसरी चीज़ है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब ये है कि आदमी में वो कल्चर डेवलप हो, आदमी में वो फील आए कि हम एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहें। तो आप जानते हैं कि जो पेट खाली होता है वो सबको ना भाईचारा जानता है, ना कोई कल्चर जानता है, वो सिर्फ भूख जानता है। तो जब हम इकोनॉमी से लोगों के पेट भर देंगे तो सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, और उसमें भी महिलाएं। उसमें भी महिलाएं। अच्छा, एक मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जैसे दूसरी इंडस्ट्री जो ESG पे फोकस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने रूल ला दिया कि भाई आपको अपना जो भी कमाएंगे उसमें से कम 2% आपको सोशल कॉजेज़ के लिए खर्च करना है। गवर्नमेंट ने रूल बना, CSR में करना है, गवर्नमेंट ने वो मैंडेट कर दिया। वो CSR एक्टिविटी अपनी एक्चुअल बिजनेस से बाहर करते हैं, किसी स्कूल को फंड कर दिया, किसी की हॉस्पिटल को फंड कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो आज अगर वो बिजनेस बंद कर देंगे, उनके धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट नेचुरल लाइफ की ब्यूटी ये है कि जितना ये बढ़ेगा उतना वो सोशल वर्क भी बढ़ेगा। हम इसको अलग ही नहीं कर सकते, अलग ही नहीं कर सकते। इसके लिए सर बहुत अच्छा टर्म एक है, शुभ लाभ। शुभ लाभ। तो ये एक तरह से शुभ लाभ वाला मॉडल हो गया, जिसमें इन्वायरमेंट का भी भला हो रहा है, एक आप रोजगार भी डेवलप कर रहे हैं, और बड़ा सस्टेनेबल है ये जी। सस्टेनेबल शुभ लाभ। तो ये दो मॉडल्स हैं, एक हमने बेस्ट ऑफ द वेस्ट, दूसरा वाइल्ड कल्टीवेशन, तीसरा हम खुद जो कल्टीवेट करते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा कल्टीवेट इंडिगो क्रॉप को करते हैं। इंडिगो जो हमारा ब्लू कलर है, जैसा मैंने बताया आपको, इट्स आवर लार्जेस्ट सोल्ड कलर। इसकी कल्टीवेशन साउथ इंडिया में होती है मेनली, बिकॉज इस तरफ से नॉर्थ से बाइंड ऑफ हो गई थी गांधी जी के टाइम पे, उसके बाद वहाँ साउथ में फिर भी सर्वाइव करी। जब हमने ये इंडस्ट्री शुरू की विशाल जी, 70-80 एकड़ पे इंडिगो कल्टीवेट होती थी, और 1 एकड़ पे कल्टीवेट होने में कम से कम 2 लोगों को रोज़ी मिलती है साल भर की। आज 15,000 एकड़ पे होती है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ रोज़ी दैट वी आर गिविंग। मेकिंग ऑफ 1 kg ऑफ बायो इंडिगो एक आदमी को 2 दिन की रोज़ी, या 2 लोगों को 1 दिन की रोज़ी देता है। अरे सर, ये फार्म्स हैं कहाँ पर, मतलब यूपी में या MP, कहाँ पर, किस जगह पे हैं? ये तमिलनाडु में ओरिजिनली था, लेकिन हमने इसको कॉस्ट रिडक्शन के हिसाब से और यूपी के को एक नया कैश क्रॉप देने के हिसाब से यूपी में इसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिसको हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। पहले कुर्सी रोड पे हमारा फार्म है, उस पर हमने लगाया, और हमने वहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट किए। को क्रॉपिंग में क्या होता है, सेपरेट क्रॉपिंग में क्या होता है, फुल क्रॉपिंग में क्या होता है, क्या हमारे पास बेनिफिशरीज, वो सारे डाटाज हमने साइंटिफिकली, हमने एक साइंटिफिक टीम एग्री साइंटिस्ट की बनाई जो प्रॉपरली MSc पास हैं, एक तो PhD भी कर चुके हैं, उनको हमने लगाया, साइंटिफिकली स्टडी किया, और फिर हमने इसको एक्सपैंड किया। तो अशरफपुर में अभी भी हमारी कल्टीवेशन चल रही है, जो करीब 30-40 एकड़ पे है। अब हम उसको हैदरगढ़ में और फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं। तो वी आर प्लानिंग कि वी शुड रीच टू अबाउट 100 एकड़ सून, एंड देन इट शुड मल्टीप्लाई। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वो ये है कि जो यहाँ की सबसे बड़ी कैश क्रॉप है मेंथा। मेंथा से जितना किसान कमाता है उससे 20% ज़्यादा इंडिगो में कमाता है, और इंडिगो के सबसे बड़े बायर हम हैं, उसको कहीं नहीं जाना। ये अच्छी बात है कि आप यहीं पर तो ले सर इसके बारे में लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, हम या इसके और बारे में किसान भी लोगों इसमें जुड़े हैं? हम ही खेती कर रहे हैं, मतलब खाली आप ही खेती कर रहे हैं? अभी तक जो मॉडल है उसमें हमारे पास जो अपनी ज़मीनें हैं, क्योंकि किसानों को उसमें भी प्रॉफिट नहीं दिखाई देता, लेकिन हमने उन्हीं के हाथ से उगवा के प्रॉफिट दिया है, तो वो अब उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट लेने की एक और वजह भी है, इंडिगो फरवरी में लगता है और जून में ख़त्म हो जाता है, काट लिया जाता है। ये पीरियड उनका खाली ज़मीन पड़ी रहने का है। जून के बाद वो चावल लगाते हैं, तो चावल वाला फेज़ उनको पूरा खाली मिल जाता है। तो वो एरिया, वो टाइम जबकि उनकी ज़मीन खाली थी, उनको एक एक्स्ट्रा क्रॉप मिल रही है। अरे वाह। और उसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल जो डाले जा रहे हैं, जिसके खिलाफ सरकार भी बात कर रही है कि भाई जैविक खेती करो, जैविक खेती करो, तो जैविक खेती करने में ईल्ड कम आती है,
बट अगर वो इंडिगो लगा देता है तो अगली क्रॉप पे उसको उतने फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना कि उसको पिछली क्रॉप बगैर इंडिगो वाली क्रॉप पे करना पड़ता है, बिकॉज इंडिगो इज़ ए लेग्यूम नेचर ऑफ अ प्लांट। ये ज़मीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अरे वाह। और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसकी जड़ों में न्यूडल्स बने होते हैं, वो न्यूडल्स जब ब्लास्ट होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये क्योंकि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है। उसी वजह से इंडिगो कल्टीवेशन जो होती है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली है, वो कार्बन फुटप्रिंट्स को और ज़्यादा कम करती है बनस्बत दूसरी क्रॉप्स के। ये सारे लेग्यूम में है। अगर आप देखें, लेग्यूम फर्टाइल करता है, इसीलिए पाम जुमेरा दुबई में बनाया गया। पाम ट्री भी लेग्यूम है। पाम की बड़ी बड़ी जड़ों ने जब उस रेगिस्तान में फैली तो उसको कल्टीवेट कर दिया। यही साइंस यहाँ पे है। ये छोटा पौधा है, वो बड़ा पौधा है। वो बड़ा पौधा है। तो दिस इज़ अबाउट इंडिगो। सो एक अगर आप देखें कि इंडिगो की कल्टीवेशन से ज़मीन बेहतर हो रही है, इंडिगो की कल्टीवेशन से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और इंडिगो की कल्टीवेशन से एक हम नई कैश क्रॉप यूपी के लिए लेके आ रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए 1500 एकड़ पे भी कर लेते हैं तो 3000 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं हम विद इन यूपी। दूसरी क्रॉप से तो मिल ही रही है, इस क्रॉप से भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक साइंस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, रॉ मटेरियल एंड ऑल। सर चैलेंज नहीं आता जैसे जो मेरे मन में था कि गांधी जी ने जो कहा था कि तो जमीन बंजर कर देती, क्या जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो क्या कुछ ऐसा फेस करना पड़ा आपको कि वो कहते हैं तो जमीन बंजर कर देगा, या वो इतना जानते हैं इसके बारे में? एक मिसाल आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो किताबों की पढ़ी चीज़ है। हम कहते हैं आगे देख लो, आके देख लो। मतलब ऐसा विरोध आया है, फिर आपको उनको समझाना पड़ा है? नहीं, आमतौर पर किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको वो मोड सुना भी नहीं होगा, सुना भी याद नहीं हो। इतना एक्सपोजर नहीं ये होगा। ज़्यादातर आप लोग जर्नलिज्म वाले या इंडस्ट्री वाले जिन्होंने ये किताबें पढ़ी हैं या जिन्होंने ये चीज़ें सुनी हैं वो हमसे सवाल करते हैं। किसान को इतना मालूम नहीं है। किसान को तो सिर्फ इतना ही पता है कि भैया बीज आप दे दोगे, फसल कटवाना आपका कैसे आप बता दोगे, ट्रैक्टर आप दे दोगे, उसको उतना ही पता है। नहीं सर, इसमें एजुकेट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि मिंथॉल बहुत जमीन को ठंडा कर रहा है। जी हाँ। तो ये अपने आप में एक जो आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली बात बोली, जिस तरह से जमीन को तैयार कर रहा है, अच्छी क्रॉप है। पानी कितना लगता है सर इसमें? पानी का क्या प्रोसेस रहता है? पानी जनाब इंडिगो कल्टीवेशन में ये किसी भी प्लांट में जितना था, जो हमारी पहले स्टडी थी उसके हिसाब से करीब 2,24,000 लीटर एक एकड़ में लगता है कल्टीवेशन में। हमने उस चीज़ को चैलेंज की तरह से लिया और हमने उस इरिगेशन को स्प्रिंकलर इरिगेशन में कन्वर्ट कर दिया। जब हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन में कन्वर्ट किया तो हमारी जो वाटर कंजम्पशन था वो 70% कम हो गया। 70%? 70%। बिकॉज ये तो फ्लड इरिगेशन होता है ना। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि आपने पाइप खोला, खेत में डाल दिया, पहले यहाँ भरेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे सुबह छोड़ा शाम तक चलता रहता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक बारिश की तरह से वो करता रहता है और उतना ही पानी चाहिए, उतना ही पानी चाहिए। छिड़काव करना है हमें, कोई पानी बहाना नहीं है। बहाना नहीं है कि ये कोई बड़ा दरख्त तो है नहीं, सीजनल क्रॉप है, 2 फीट 2.5 फीट का। अगर ज़्यादा हो जाता तो उसकी जड़ें वैसे ही कमज़ोर हो जाती हैं। सर इतने सारे तरीकों से मैं देख रहा हूँ कि आपने इंडिगो की खेती यहाँ शुरू कर दी। जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट आपको पास से मिलने लगा, पानी की बचत हो रही है। क्या इसका आगे चल के कॉस्ट पे आएगा कि जो एंड मार्केट में जो कपड़ा बन के आता है, जब हम कोई शर्ट खरीदेंगे तो क्या कुछ कॉस्ट कम होगी या कोई और तरीका भी है, पैसा आएगा कि जिससे हम सोचें कि ये जो 30% का गैप है ये कम हो जाए नेचुरल और केमिकल के बीच में? पहली चीज़ तो रॉ मटेरियल की है। तो ओब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम अपनी कल्टीवेशन करेंगे तो जो बाज़ार में मिल रहा है उससे हमें बेटर प्राइस पे मिलेगा, ओब्वियसली दैट इज़ देयर। दूसरी चीज़ें, हमने अभी एक लिक्विड इंडिगो बनाया है बायो इंडिगो प्रियार के नाम से। एक इंडिगो होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको पहले डिज़ोल्व करना पड़ता है, फिर उसमें हाइड्रोकास्टिक डालना पड़ता है, तब उससे रंगाई होती है। हमने जो इंडिगो बनाया है बायो इंडिगो प्रियार, ये हमारा पेटेंट एप्लीकेशन में है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने कि लिक्विड इंडिगो प्रियार का बनाया है, लिक्विड इंडिगो प्री रिड्यूस फॉर्म में बनाया है। और हमने इसके ट्रायल्स ऑलरेडी लिवाइस ने रिमंड्स में करा लिया और लिवाइस का एक सीज़न आपको 2026 समर में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑन द शेल्फ्स। सर चौथा फर्स्ट है आपका? मैंने गिनाए चौथे हैं तो और हैं और भी। अच्छा, तो कॉस्ट रिडक्शन की जहाँ तक बात है, हमने इंडिगो प्रियार जो अभी लॉन्च किया है ये प्री रिड्यूस्ड लिक्विड फॉर्म में है, तो जो रिडक्शन की कॉस्ट है वो भी बचती है। इसके साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो पाउडर फॉर्म ऑफ इंडिगो की आधी है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो आधी है। तो इफेक्टिव कॉस्ट कन्वर्जन जो 20-30% उसमें हुआ करता था, वो करीब उनको 5-7% की बचत इसमें हो जाएगी। तो बेसिकली देखिए,
प्रॉब्लम नेचुरल डाइज के साथ जो कॉस्ट की आ रही है वो बिल्कुल आप अगर देखें तो आयुर्वेदिक और जो एलोपैथिक दवाओं वाला फ़र्क है। एलोपैथिक पे बहुत रिसर्च हुई है और उस पे लोगों को फेथ भी है। आयुर्वेदिक पे रिसर्च हुई ही नहीं है, इसी तरह से नेचुरल डाइज पे भी रिसर्च नहीं हुई है। रिसर्च नहीं हुई। सर ये प्रोडक्ट मतलब आपने ही बनाया है, इससे पहले मार्केट में था लिक्विड वाला? लिक्विड इंडिगो हमने पहली बार बनाया। नेचुरल मतलब ये चौथा फर्स्ट है आपका? चौथा फर्स्ट है। कितने और गिनाने हैं? नहीं सर, हमारे लिए तो 4 सुन के ही काफ़ी, क्योंकि हमारे लखनऊ की कंपनी अगर कुछ ऐसा कर रही तो हमारे लिए तो फख्र की बात है। बेसिकली विशाल जी, हमारी जो इन हाउस लैब है which is blessed with a fantastic team as Dr. Mazahir Raza, Sadat Khan, and Zaki is also there. There are Poonam is there. There are Anshul is there. So all these people are very dedicated people for the R&D. और R&D हम मार्केट नीड के हिसाब से करते हैं। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट होते हैं ना कि बेसिकली जो डिज़ाइनिंग है वो 3 तरह की होती है। डिज़ाइनिंग एक तो होती है विच इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग बाय करेक्शन, कि आपने एक पेन लिया, पर इसकी मुझे एक नोकदार पेन नहीं लगता अच्छा, मुझे तो चपटा पेन अच्छा लगता है, तो आपने चपटा कर दिया, तो डिज़ाइनिंग बाय इम्प्रूवमेंट, करेक्शन। दूसरा होता है डिज़ाइनिंग बाय कॉम्बिनेशन, जहां आपने 4 पेन उठा लिए, किसी का ढकना अच्छा है, किसी की निब अच्छी, किसी की शक्ल अच्छी, किसी का कलर अच्छा, चारों का अच्छा अच्छा लेके आपने दूसरा डिज़ाइन कर दिया। तीसरा डिज़ाइन होता है रियल क्रिएटिव एंड विच इज़ कॉल्ड डिसरप्टिव डिज़ाइनिंग। सो हम लोग उस डिसरप्टिव डिज़ाइनिंग में बिलीव करते हैं, और हम लोग टिपिकली फाइंड आउट करते हैं उस पेन को इंडस्ट्री के। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ, अभी कुछ बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जिनसे हमारी बात हो रही है, और जिन्होंने, अभी मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई हमें एक एंटी रिंकल प्रोडक्ट चाहिए 100% नेचुरल। नाउ व्हाट इज़ एंटी रिंकल? अगर हम लोग को देखें तो हमने अपने कपड़े हम लोग प्रेस भी करते हैं, प्रेस करके ट्रैवल भी करते हैं। तो पहले हम देखते थे कि हमारे कपड़ों पर जब हम ट्रैवल करते थे बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते थे और हमें बहुत आयरनिंग करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन अब उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत हमने किया और बस हो गया। तो इसकी वजह है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिसे ड्यूरेबल आयरनिंग के नाम से भी जाना जाता है और एंटी रिंकल के नाम से भी जाना जाता है। वो फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड एक केमिकल है जो कि चाइनीज़ ओरिजिन का है, अब इंडिया में भी बनने लगा, कई लोग बनाते हैं, तो वो बहुत वाइडली यूज़ होने लगा है। बट फॉर्मल्डिहाइड स्किन के लिए भी नुकसानदेह है और पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब लोग चाहते हैं कि उसका नेचुरल अल्टरनेटिव ढूंढें। हमको एक बहुत बड़ी कंपनी ने जो कि इंडियन ओरिजिन की है, उन्होंने कहा भाई एक तो हमें देसी प्रोडक्ट चाहिए और दूसरा हमको वो प्रोडक्ट चाहिए जो कि नेचुरल हो, ताकि फॉर्मल्डिहाइड फ्री हो जाए। हमने उन्हें वो प्रोडक्ट बना कर दिया, बना दिया एंड वी बिकेम द फर्स्ट नेचुरल ड्यूरेबल आयरनिंग मैन्युफैक्चरर, फिफ्थ। तो इस तरह से हमने हमारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो क्योंकि हम उस नीड को समझ के और तब प्रोड्यूस करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी आसान हो जाता है। हाँ, उसके सर्टिफिकेशंस और वो सब लेने पड़ते हैं, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वी हैव टू डू विद दिस। So that's what the innovation comes from, and I'm thankful to have a fantastic team in my, because कोई भी चीज़ बगैर टीम के नहीं हो पाती। सर, ये आपके प्रॉफिट का कितना % रिसर्च में जाता है? क्योंकि अधिकतर कंपनियां रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, उनको कोई फार्मूला बाहर से मिल जाता है, वो उसको छपवाना चालू कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। और हमारी जो रिसर्चेस पे एक्चुअली वी डोंट काउंट ऑन परसेंटेजेस, वी काउंट विद द मिशन। So it may be sometime 12%, sometime 8%, sometime 20%. But we have to accomplish our research. That is how we do. There is no such budgeting that we plan. Of course, there is the initial thoughts कि इसमें कैसे करना है, तो उसमें वो होता रहता है, लेकिन फिर भी we spend lavishly on the research and we see the returns of it. So that is how we do. क्योंकि सीरियसली यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा कि रिसर्च इस पे कोई कंपनीज फॉलो नहीं करती, रिसर्च पे करना चाहिए। तो सर, मतलब हम लोग, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही फ्रेमवर्क है, तो सर एक रिसर्च की फ्रेमवर्क थोड़ा सा बताइएगा कि कोई कंपनी स्टार्ट कर रही है तो कैसे वो, मतलब ये जो आपकी इंसाइट रही है रिसर्च की, कैसे रिसर्च अपनी उसके साथ में, कंपनी के साथ में अलाइंड करे। सर बहुत सारे बिजनेस आप जो इंडिया में हम लोग स्टार्टअप सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसा फ्रेमवर्क दीजिए कि जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो ऐसी कंपनीज हैं, वो आपके इस मॉडल को फॉलो करते हुए कैसे सक्सेस पाएं। क्योंकि अभी जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। 100 शुरू होते हैं तो 1 चलता है। देखिए, सबसे पहले विजन आता है, व्हाट यू वांट, इसे नियत कहते हैं, व्हाट यू वांट।
तो बेसिकली जब नियत में आता है तो ये होता है कि भाई मैं वो चीज़ दूंगा जो दूसरे से सस्ती होगी ताकि आम आदमी तक पहुंच जाए, एक नियत हुई। दूसरी चीज़, मैं वो बेस्ट क्वालिटी दूंगा जो किसी ने बनाई नहीं, मैं सोने को चांदी के दाम पर बेच दूंगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो आपका सबसे पहले विजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एज ए जर्नलिस्ट आपने कहा कि मैं वो चीज़ें उजागर कर दूंगा जो समाज की कोई दिखा नहीं पाता, तो वो आपका मिशन हो गया। तो सबसे पहले नियत, उस नियत के बाद आता है नियम कि मुझे वो रिसर्चेस ढूंढनी है, और उस ढूंढने के उसके बाद आता है नीति। नीति आता है दूसरे नंबर पे। नीति मीन्स हाउ डू वी फाइंड दैट, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। नीति क्या है? तो नीति ये है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना है। सबसे पहले कन्विक्शन चाहिए कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो अच्छा है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रिसर्चेस भी होती हैं। जो बगैर रिसर्च के उसमें जंप कर जाते हैं वो अपने हाथ बर्न कर लेते हैं, दे बर्न देयर फिंगर्स। बट जो प्रॉपरली देखभाल के जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो कि व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, एंड यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट। यस, विद अ कन्विक्शन आई एम श्योर दैट दिस विल हिट। तो दैट इज कॉल्ड योर नियत। देन इन ऑर्डर टू अचीव इट, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 10 लोगों से, 20 लोगों से, 30 लोगों से एज ए रिसर्च ये पता करते रहना है। बिकॉज जब तक रिसर्च नहीं होती तब तक कामयाबी नहीं होती। बिकॉज मैं आपको एक और देखे चलूँ, कोई चीज़ जब नई लॉन्च होती है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है उसको लेने के लिए वो आती है अर्ली अडाप्टर। अर्ली अडाप्टर होता है जो कि टोटल मार्केट साइज का सिर्फ 4-5% होता है। ये वो हैं अर्ली अडाप्टर जो एप्पल का जब 17th वर्जन आ रहा है तो उसको खड़े लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी द फर्स्ट। दैट इज अर्ली अडॉप्टर। तो जब 5-6% अर्ली अडॉप्टर लेते हैं तब प्रोडक्ट को लगता है कि भाई कुछ लोगों ने सुन लिया, ले लिया। फिर उसके बाद में होता है अर्ली रिसीवर से अर्ली मेजॉरिटी कह लीजिए उसको, विच इज़ लाइक 12-15% लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया। 12-15% तक लोग पहुंच गए तो अर्ली मेजॉरिटी आ गई। अब लार्जर मेजॉरिटी आती है जब 30-32% ले लेते हैं। एंड व्हेन जब 32% लेते हैं देन द मार्केट ट्रिप्स, एकदम से भागती है। दिस इज अ टाइम व्हेन द कॉम्पिटिटर एंटर्स। 30-32% जब मार्केट ग्रिप आ जाती है तब कॉम्पिटिटर एंटर करता है। वो जब कॉम्पिटिटर एंटर करता है तो उस कॉम्पिटिटर के आ जाने के बाद में प्राइसेस डिप होती हैं। जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी आपको 80 रुपये की बेचनी पड़ेगी, 90 रुपये की बेचनी पड़ेगी, 70 रुपये की बेचनी पड़ेगी। एंड इस वक्त सर्वाइव करने के लिए आपको पूल ऑफ ब्लड में जाना पड़ता है। पूल ऑफ ब्लड मतलब धंधा करना है बट कामयाबी भी नहीं मिलनी। 10 जहाँ पे हम 70% कमा रहे थे अब 10% कमाएंगे, लेकिन धंधा करना है। इफ़ यू डोंट वांट टू रीच देयर, जब ये 30% अडॉप्ट हुई उससे पहले नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाना चाहिए, जो एप्पल करता है। जो एप्पल करता है। बहुत अच्छा फ्रेमवर्क से बोला। सो टिपिकली अगर आप देखें तो पहले नियत, दूसरी है नीति। वी हैव टू लॉन्च न्यू बिफोर द 30% अराइव्स, एंड थर्ड है नियम। नियत, नीति और नियम। नियम यह है कि इसको करते जाओ, मर जाओ लेकिन करते जाओ। ये 3 फार्मूले अगर कोई ले ले, ही इज सक्सेसफुल पर्सन। तो नियत, नीति, नियम के साथ सर हम इस बात को यहीं क्लोज करते हैं। आगे एक एपिसोड और करेंगे। मुझे पता है आपको बताने के लिए बहुत कुछ है और हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, इसमें तो हम लोग का इन्वायरमेंट का भी क्लास हो गया और बिजनेस का भी क्लास हो गया। और आपने एक बहुत जो लास्ट में आपने जो पूरा वो दिया है ना, इत्र दिया है, मैं एसेंस दिया है, वो कमाल का दिया है सर, ये नियत, नीति और नियम का। Thank you so much, and it feels good that people are ready to accept these facts. Because आज की पोजीशन में लोग ऊपर खेलना चाहते हैं, कोई जड़ में जाना ही नहीं चाहता। But the God is in minute things only. Details, God lies in details कहते God हैं। lies in details. बहुत अच्छा। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you, Vishal ji. Thank you, Gaurav ji.